हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे हम पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट? लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन। तो ये 9th का जस्ट नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन हो गया एक तरह से, राइट? तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे, इस चैप्टर का वेटेज क्या होगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारी चीजें बताई जाएंगी। मार्किंग स्कीम क्या होगी, कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसको हम बोलेंगे पार्ट नंबर 1। आज हमारी ये क्लास स्टार्ट होगी विद पार्ट नंबर 1 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस होंगे। आज का हमारा जो मेन टारगेट होगा दैट विल बी द ग्राफिकल मेथड, क्योंकि मेनली एक्सरसाइज फर्स्ट ग्राफिकल मेथड पे ही बेस्ड है, ठीक है ना? अब बात आती है सर इसका वेटेज कितना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो वेटेज जानना बहुत जरूरी है। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 साल की, तो लास्ट 2 to 3 ईयर्स ये जो चैप्टर है हमारा, ये 5 to 6 मार्क्स पूछा जा रहा है, 5 से 6 नंबर में। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों में ही 5 to 6 मार्क्स का वेटेज इसका अप्रॉक्सीमेट है। तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सर 5 से 6 नंबर तो हमारे ये मिलेंगे, क्योंकि आप स्पेसिफाइड नहीं बता सकते सर 5 होंगे, 4 होंगे या 6 होंगे। जैसे चैप्टर 1 हमारा 6 मार्क्स का है, अब ऐसा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये एलजेब्रा का पोर्शन है। एलजेब्रा जो हमारी है दैट इज चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 चैप्टर 20 मार्क्स के हैं, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन, सर लीनियर इक्वेशन है क्या? देखो अगर मैं लीनियर इक्वेशन को एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, इजी लैंग्वेज में बोलूं, तो देखो लीनियर से मैंने ये लाइन ड्रॉ करके पार्ट कट कर दिया, तो आपको नजर आया लीनियर मीन्स लाइन। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मतलब सर हमने 8th में पढ़ा तो भी इक्वेशन ऑफ लाइन थी, बिल्कुल थी। 9th में पढ़ा तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन थी, हाँ थी। कई लोगों ने जब एक इक्वेशन आपके पास थी x + y = 7, x + y = 9, तो कई लोगों ने कई स्कूल्स में आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाया गया होगा विद द सॉल्यूशन सेट। आपके जो सॉल्यूशन सेट होते हैं उससे सिखाया गया होगा, राइट? हो सकता है कई स्कूलों में नहीं सिखाया गया हो क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड है ग्राफ, ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाता है लीनियर इक्वेशन को। मतलब किसी इक्वेशन से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमने 9th में जो पढ़ा था दैट वाज ax + by + c = 0। हमने ये 9th में पढ़ा था। लेकिन 9th में हमने क्या बोला था कि दो वेरिएबल सर हमारे पास x और y हैं। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। लेकिन जैसे हम 10th क्लास में आए तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गई। और क्यों मिली, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहां पे हम जैसे बोलते हैं a1x + b1y + c1 = 0। पहली इक्वेशन में वेरिएबल x और y ही है, लेकिन पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो होगा उसको बोलेंगे a1, y के कोएफिशिएंट को बोलेंगे b1 और कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे c1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के हम क्या बोलेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने 9th क्लास में देखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो जैसे x + y = 6, मतलब मैं कांस्टेंट को उधर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x - y = 2 लेट्स सपोज। अब आप लोगों को ये चीज देख के पता चल रही है कि सर ये दो इक्वेशन तो हमें मिल गई, बिल्कुल सही बात है। ये दो इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन से मैं इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। दूसरी इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। कैसे प्लॉट की जाती है? जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सॉल्यूशन सेट। पहली इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन सेट निकाल रहा हूं क्योंकि हमें 9th में एक ही इक्वेशन मिलती थी। x की और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो आपने देखा होगा जब एक इक्वेशन होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और इसके लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएंगे।
लेकिन जब पेयर ऑफ इक्वेशन होती है तो यहाँ कंडीशंस चेंज होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जैसे x की वैल्यू रख दे 0 तो y कितना मिलेगा 6, अगली बार y रख दिया 0 तो x कितना मिलेगा 6, अब मैं x की वैल्यू रख दूं 1 तो y कितना हो जाएगा 6 - 1 5। तो ऐसे में चाहूं जितने सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, पर 9th क्लास में हमने बोला था कि देयर कैन बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फॉर अ इक्वेशन, लेकिन एक इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ इसके लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या दोनों में कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है? मे बी दे कैन हैव द कॉमन सॉल्यूशन और मे बी दे कैन नॉट हैव। ये चीजें कैसे पता चलेगी? थ्रू द ग्राफ, थ्रू सम कंडीशंस। जरूरी नहीं ग्राफ प्लॉट करके ही पता चलेगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो भी हमें डिफाइन करती है, राइट? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। अब बात आती है सर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं? जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप घर से कोई ग्रोसरी का सामान लेने गए, ठीक है, आपने घर पे आते ही बोला कि एक मिल्क का पैकेट प्लस एक ब्रेड का पैकेट, आपने दोनों के 50 रुपीज पे किए। कितने पे किए? 50। अब मिल्क के पैकेट की प्राइस जो है आपकी दैट इज x रुपीज और ब्रेड के पैकेट की जो प्राइस है वो y रुपीज, मीन्स x प्लस वाई आपका 50 है। अब आप घर पे आके ये भी बोल सकते हो कि मिल्क का पैकेट ब्रेड के पैकेट से 20 रुपीज एक्सपेंसिव है, तो आपने क्या बोला कि मिल्क के पैकेट की प्राइस जो है उसमें से आप एक ब्रेड के पैकेट की प्राइस माइनस कर दो तो आपको 20 मिलता है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20। अगर आप दोनों के पैसों को ऐड करते हो तो 50 रुपीज बनते हैं, और दोनों के मिल्क पैकेट और ब्रेड पैकेट का डिफरेंस निकालते हो तो 20 रुपीज मिलते हैं। तो यहां पे दो सिचुएशन बन गई और आपने घर पे आते ही बोल दिया अब बताओ ब्रेड के पैकेट की प्राइस क्या है, मिल्क के पैकेट की प्राइस क्या है। अब ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तो मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब ऐसी सिचुएशन को सॉल्व किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है ये तो एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकती है जिन्हें हम क्वेश्चंस में देखेंगे और उसको हम सॉल्व भी करेंगे, राइट? आई होप ये चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब डिस्कस करते हैं कि मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे कैसे मेथड्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, जिसको हम थ्रू द ग्राफ सॉल्व करते हैं। लेकिन ये मेथड तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में बोला जाए कि ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, फिर उसके सॉल्यूशन सेट निकालने पड़ेंगे, फिर पेंसिल यूज करो, फिर ग्राफ ड्रॉ करो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं, राइट? बात आती है सेकंड चीज कि सर सेकंड केस की अगर बात करें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सेकंड सिनेरियो जो हमारा होता है दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड जो है 9th क्लास में आप कई जगहों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर लेते हो, ठीक है? एज ए रेफरेंस वैल्यू आप पुट कर देते हो, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की जगह पुट कर देते हो, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हो। ये मेथड कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो इसके साथ। तीसरा मेथड आता है दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। देखो, यहां पे बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, राइट? इन मेथड्स को लेकर बहुत डाउट्स होते हैं। अगर आप इस चैनल पे ये चीजें समझ लेंगे तो आपको कभी लाइफ में ये डाउट नहीं होगा कि सर एलिमिनेशन मेथड को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए। इजीएस्ट मेथड में आपको अगर कहूंगा तो मैं बोलूंगा एलिमिनेशन मेथड इज द इजीएस्ट मेथड एवर यू हैव सीन। और सॉल्यूशन में भी आपको 99.9% करेक्ट आंसर ही मिलेगा यहां से। सब्स्टिट्यूशन में हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिल जाए, थोड़ा टिपिकल मिल जाए। ग्राफिकल में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाए, आंसर गलत मिल सकता है क्योंकि ग्राफ में लाइन थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो गई, सॉल्यूशन आपने पॉइंट गलत पुट कर दिया, तो चांसेस हैं कि प्लस माइनस होने के। लेकिन वो भी आपको अच्छे से सिखा देंगे कि कैसे आप उसे इजीएस्ट वे में बना सकते हैं, राइट? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा दैट इज बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन बताई थी, अब उस इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन निकाले। अब एक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला और उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया। लेट सपोज आपने जब ग्राफ में प्लॉट किया, लेट सपोज आपका एक ग्राफ बन रहा था, आपने दो इक्वेशन थी आपके पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है? पहली इक्वेशन आपकी जो रिप्रेजेंट हुई ये आपका
एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस का वाई एक्सिस, राइट। आपने पहली इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट किया तो हो सकता है आपकी फर्स्ट इक्वेशन यूं जा रही हो, ये ऐसे पास हो रही हो, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट वन, और उसकी मैं इक्वेशन को मैं ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, ये लाइन ऐसे पास हो गई। दूसरी इक्वेशन अगर मुझे प्लॉट करनी है, हो सकता है वो लाइन कुछ ऐसे निकल गई, यू करती हुई निकल गई, लेट सपोज ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी। अब दोनों ने किसी एक पॉइंट पे कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो इसमें पहली जो सिचुएशन बनती है, दैट फर्स्ट सिचुएशन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों के बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं? कॉमन पॉइंट सर एक ही तो होगा, एक ही तो कॉमन पॉइंट होगा। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट करने वाला होगा, कॉमन पॉइंट तो एक ही होगा। तो इसमें कॉमन सॉल्यूशन जो होता है कितने होते हैं? एक। तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन कॉमन मिलता है। अब बात आती है दूसरी इक्वेशन की रिप्रेजेंट करने की। आपने फिर से एक ग्राफ लिया, माइनस का एक्स, एक्स वाई माइनस वाई। कई बच्चे बोलते हैं सर माइनस वाई की जगह वाई डैश, बिल्कुल डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। ये हमारा 0,0 जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ। दूसरी बार मान लो आपकी पहली लाइन यू पास हो गई, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और दूसरी इक्वेशन यू पास हो रही है इसके जस्ट पैरेलल। ऐसा कब होगा? ये सिचुएशन सारी बताएंगे आपको। ऐसी लाइंस जो ऐसे पास होती है जिसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जब होंगी तो दोनों इक्वेशन में जो एक्स और वाई वेरिएबल है, दोनों के लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा नहीं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। बात समझ आई? तीसरा केस, तीसरा केस जब हमारे पास आता है, इसमें जब हम देखते हैं माइनस एक्स, एक्स वाई, और ये माइनस वाई, और ये 0। यहां पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, ये एक लाइन और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही जस्ट प्लेस हो गई, इसी के ऊपर प्लेस हो रही है, इसी के ऊपर ही प्लेस हो रही है। अब जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर प्लेस होती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले वाली लाइन को छोटी बना दो और उसके ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो, बट उसको थोड़ी बड़ी बना दो। मतलब पहली लाइन यहां से यहां तक एंड हो गई, यहां से लेकर यहां तक एंड हो गई, और दूसरी लाइन वहां से स्टार्ट हो यहां एंड हो गई, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशन कॉमन होंगे? देखो ये भी इसका सॉल्यूशन दोनों में कॉमन है, कॉमन पॉइंट दोनों इक्वेशंस का है, दूसरा पॉइंट भी है, तीसरा पॉइंट भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्योंकि एक लाइन कितने पॉइंट से बनती है? इनफाइनाइट मैनी। तो इसमें बोलेंगे हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन कॉमन है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को ये बिहेवियर ऑफ द लाइंस समझ में आ गया होगा। अब ये बिहेवियर ऑफ द लाइंस आप ऐसे ग्राफ में प्लॉट करके चेक नहीं करेंगे, इसके लिए भी एक मेथड होता है, वो मेथड हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां से सबसे मेन चीज स्टार्ट होती है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज हमारे काफी सारे बनते हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब यहां पहली जो चीज हमें बोली गई है कि बिहेवियर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड कैसे पता होता है। देखो आपको पता है जब मेरे पास दो इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, और दोनों इक्वेशन में हमारे पास a1 b1 और c1 पहली इक्वेशन में होता है, दूसरी इक्वेशन में a2 b2 और c2 होता है। अब इनके हम वैल्यूज के रेशियोज निकालते हैं, और इनका रेशियोज क्या होगा तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज यहां देखी जाती है, क्या चीज देखी जाएगी? देखो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे पहली मैंने इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इक्वस टू 10, और दूसरी इक्वेशन में लिख दी 2x प्लस वाई इक्वस टू 6।
ये मैंने दो इक्वेशन लिख दी, राइट। अब इन दो इक्वेशंस के लिए मैं अगर a1 b1 c1 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालूं तो a1 की वैल्यू क्या होगी 1, पहली इक्वेशन में x के आगे वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 होगी, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या होगी 2, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू क्या है 1 सॉरी 10 और c2 की वैल्यू क्या है 6। अब कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज कैसे होता है, ठीक है? अगर आपका a1 अपॉन a2 ये इक्वस टू है किस नॉट इक्वस टू है किसके b1 अपॉन b2 के, तो आप थर्ड रेशियो चेक नहीं करोगे। थर्ड रेशियो मतलब कि c1 अपॉन c2 चेक नहीं करेंगे आप c1 अपॉन c2 चेक ही नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका पहला रेशियो नॉट इक्वल टू आ गया, तो नेक्स्ट रेशियो आप चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये रेशियो इक्वल नहीं है तो आपने देखो फर्स्ट वाले में 1/2 1/1 के इक्वल होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता सर। तो जब 1/2 1/1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम एग्जांपल वाला केस ले लें अगर, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/1, यही तो बात बोलूंगा मैं। अगर ये नहीं है तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी मुझे। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो हमें यहां से क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है, क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है, तो यहां से हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उनके बीच में सॉल्यूशंस कितने कॉमन होंगे, एक ही सॉल्यूशन कॉमन होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब दूसरा केस आता है, अगर मेरी इक्वेशन ऐसे है x प्लस वाई इक्वस टू 10 और मैंने यहां लिख दिया x प्लस वाई इक्वस टू 6। अब अगर मैं देखूं तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 6। अगर इस केस में मैं देखूं, अगर मेरे स्टार्टिंग के दो रेशियोज इक्वल आते हैं तो मैं थर्ड को कंपेयर करूंगा, तो मैंने देखा कि मेरे रेशियो में a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। अगर ऐसा केस जब भी बन जाएगा तो आप इस एग्जांपल से नोट कर लो, देखो पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है तो तीसरा कंपेयर नहीं करना है, स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल है तो थर्ड कंपेयर करना है, क्या थर्ड रेशियो भी इनके इक्वल है, तो थर्ड इक्वल नहीं है, देखो 1/1 नॉट इक्वल टू, यहां से हम लिख लें 1/1 इक्वल टू 1/1 बट नॉट इक्वल टू 10/6। स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल है बट थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है, तो ऐसी लाइंस जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और यहां से जो हमारा सॉल्यूशन होता है दैट इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक कंक्लूजन बाद में लिखवा देंगे, चलो इस कंक्लूजन को हम यहां पे थोड़ी सी जगह कम बना के ऊपर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा कंक्लूजन एक और ऐड करवाएंगे यहां पे, ठीक है ना, ये हम और एक कंक्लूजन ऐड करेंगे लास्ट में। थर्ड केस हमारे पास आता है, जैसे मैं लिख दिया 2x प्लस 4y, या माइनस ले लो इस बार, चलो प्लस प्लस बहुत हो गया, 2x माइनस 4y इक्वस टू 8, 2x माइनस 4y इक्वस टू 8, और यहां मैंने लिख दिया x माइनस 2y इक्वस टू 4। अब अगर मैं इसमें देखूं, इसमें अगर मेरा रेशियो देखूं तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू कितनी आ रही है -4, b2 की वैल्यू -2। इसको सॉल्व कर लें, अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2/1 बन जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/1 बन गया। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ रहा है 8/4, इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ 2/1। अगर मैं यहां देखूं तो तीनों रेशियो मेरे इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि 2/1 2/1 2/1, तीनों रेशियो को मैं सिंप्लीफाई तो कर सकता हूं, 2/1 सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां से मैंने देखा कि मेरे तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, मींस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों रेशियो मेरे इक्वल हैं तो एग्जांपल में अगर मैं देख लूं
तो मेरे पास यहाँ पे 2/1 आ रहा है, ये भी 2/1 आ रहा है सॉल्व करने पे, और ये भी 2/1 आ रहा है। तीनों रेशियो मेरे इक्वल आ रहे हैं। अगर ये तीनों रेशियो मेरे इक्वल हैं तो इसमें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे? अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। क्यों होता है ऐसा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये सारी चीजें बताएंगे। क्योंकि जो वैल्यू आप x की इसमें पुट करोगे, जैसे आप जब सॉल्यूशन सेट बनाओगे, सॉल्यूशन सेट निकालोगे मतलब x की वैल्यूज निकालोगे और y की वैल्यू निकालोगे पहली इक्वेशन के लिए, जो वैल्यूज x और y की फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी वही वैल्यूज सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी। जैसे आप x और y की वैल्यूज, जैसे आप मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख लो और y 0 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड इक्वेशन में। आप ऊपर वाली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 4 रखो और y 0 रख लो तो वहां भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो वैल्यू आपकी फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी वही वैल्यूज हमारी सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब दोनों में सॉल्यूशंस, कितने कॉमन सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? जितने भी सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन के होंगे वही सेम सॉल्यूशन फर्स्ट के होंगे। जो सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का है वही सॉल्यूशन सेकंड का भी होगा। तो ये हमेशा ही होगा, राइट। अब यहां एक कंक्लूजन और देखते हैं हम। अब एक आता है टॉपिक दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो लाइंस मेरी कंसिस्टेंट होती है जब मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप लाइंस हटा दो, भले कंसिस्टेंट ही लिखा रहने दो, बहुत है। आप इसको कंसिस्टेंट बोल दो सिंपली। ये है कंसिस्टेंट, ये है इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट। अब मैंने फिर से बताता हूं आपको क्यों है ऐसा। पहली इक्वेशन में देखूं तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक यूनिक सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट ऐसा था इंटरसेक्शन वाला। तो एक सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन मिल रहा है ना। यहां पे सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। थर्ड वाले केस में देखें तो इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इसको भी बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया। एक नोट में लिख लेता हूं, कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो कंसिस्टेंट व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इनकंसिस्टेंट when there is no solution, when there is no solution या solution does not exist। when there is no solution means inconsistent का केस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, और इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो मैं अगर बोलूं तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो बाद में हम एक बार एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेंगे, लास्ट मेथड, तो इसके क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि हमने इसी चैनल पे शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी अपलोड किया है जो हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे एट द एंड, ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको वो मेथड इजीली पता चल जाएगी आप कैसे इजीएस्ट वे में आप किसी ग्राफिकल मेथड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हमने दो इक्वेशन ले ली, फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल गई। अब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल गई तो हम इसके सॉल्यूशन सेट निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सॉल्यूशन सेट चाहिए। तो पहली इक्वेशन मैंने यहां लिख दी, x प्लस वाई कितना है 10। अब देखो पहली बार आपको हमेशा एक सॉल्यूशन लेना है, x को 0 कर दो, x 0 करते क्या मिल गया y 10, y 0 कर दो तो x मिल गया 10।
दूसरा सॉल्यूशन जो मैं अभी के लिए सोच के निकाल रहा हूं, बट जैसे आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे तो आपके थर्ड सॉल्यूशन, तीसरा पॉइंट आपको सोचना नहीं है, 3 पॉइंट बहुत होते हैं, तीसरा पॉइंट सोचना नहीं है क्योंकि वो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, राइट। तीसरा पॉइंट आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, आपका जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन में देखूं तो एक्स और वाई में डिफरेंस कितना है, 2 का, मीन्स एक्स वाई से 2 बड़ा है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 6 लेता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये 4, 6 + 4 10 और 6 - 4 क्या हो जाएगा 2। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये सॉल्यूशन कॉमन काम आ जाएगा। तो x - y = क्या हो जाएगा 2। अब मैंने यहाँ पे देखा x y, x की वैल्यू मैंने ले ली कितनी 0, तो y कितना हो गया -2, y ले लिया मैंने 0, तो x कितना हो जाएगा 2, और एक सॉल्यूशन मैंने ले लिया 6 - 4 = 2। अच्छा, आप जब भी ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस करते हो सबसे पहले एक काम कर लो, साइड में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकाल लिया करो। a1/a2 का रेशियो क्या आ रहा है 1:1, b1/b2 का रेशियो क्या आ रहा है 1/-1। क्या ये रेशियो इक्वल है, नहीं है, तो लाइंस तो मेरी कौन सी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। कौन सी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, क्योंकि मैंने यहां पे चेक कर लिया, क्योंकि ग्राफ में मेरे से गलती ना हो इसलिए मैं ऐसा काम पहले ही कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। अब ये मेरा हो गया -x -y, x और ये y, और ये मेरा हो गया ओरिजिन। अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पॉइंट्स जो हैं 10 तक काउंटिंग जा रही है, मैक्सिमम पॉजिटिव में, और नेगेटिव में जा रही है -2 तक। मैं अभी के लिए अप्रोक्सीमेट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, बट जब आप लोग इसे फेयरली ड्रॉ करेंगे तो 1-1 ब्लॉक ग्राफ में, कि बोर्ड की नोटबुक में ग्राफ ऑलरेडी पेस्टेड होते हैं, 2 पेस्टेड होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसको बाहर भी मत निकालना वरना केस हो जाता है उस पर। सिनेरियो ऐसा बनता है कि आपने क्यों पेज निकाल दिया बाहर, ठीक है, तो नहीं करना होता कभी भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो मैंने अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ली है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए। अब पहली इक्वेशन के मैं पॉइंट्स पहले प्लॉट करूंगा। पहली इक्वेशन के पॉइंट्स को मैं देखूं तो पहला पॉइंट है मेरे पास x0 y10, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। दूसरा पॉइंट है मेरा ये हो गया 0,10, दूसरा पॉइंट है मेरा 10,0, ये रहा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो 10,0। तीसरा जो मेरा पॉइंट है, अब इसकी मैं लाइन ड्रॉ कर दूं अगर एक बार के लिए, तो इसको ज्वाइन कर लेता हूं। तीसरा पॉइंट मुझे बीच में मिलेगा, देखना डेफिनेटली बीच में 100% है, मिलेगा ही मिलेगा, मैं नहीं चाहूंगा तो भी मिलेगा वो, ठीक है, बट शर्त है कि मेरा ग्राफ सही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है 6,4, तो 6,4 अप्रोक्सीमेट देखो यहीं पे आ रहा है, ये है 6,4। तुम्हारा तीसरा पॉइंट एज इट इज मैच कर गया। यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरी इक्वेशन जो है फर्स्ट, अब ये कैसा पता चला गया सामने वाले को ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप ऐसे एरो बना दो इसको और इसको लिख दो x + y = 10 की इक्वेशन है ये। पहली इक्वेशन किसकी है ये, x + y = 10 की। दूसरी इक्वेशन, और जरूरी नहीं डॉटेड लाइन बनानी, आप डार्क लाइन भी बना सकते हो। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसके मैं सॉल्यूशंस बनाता हूं, दूसरे कलर से बना लेता हूं। पहला पॉइंट है x0 y -2, ये रहा 0, -2। दूसरा पॉइंट है 2,0 x2 y0, तो ये हो गया 2,0। और तीसरा पॉइंट हमारा वही है सेम, ये वाला 6,4। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं यहां से तो देखना ये भी मेरी स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट जाएंगे जाएंगे। देखो कोइंसिडेंटली चीजें ऐसी हुई कि सच में हमें वही सॉल्यूशंस वैसे ही मिले, राइट। इसको अगर मैं इक्वेशन का नाम लिखूं तो इस इक्वेशन का नाम हो गया x - y = 2। ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी, ये पहली इक्वेशन होगी, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल गया 6,4। सो द कॉमन सॉल्यूशन इज 6,4। अब कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि शेड द ट्राइंगल, ट्राइंगल शेड करो फॉर्म्ड बाय यूजिंग, जो दोनों इक्वेशंस, जो दोनों लाइनें वो, और x एक्सिस के बीच में बनने वाला, ये जो मेरा है ट्राइंगल बनने वाला, ये 2 लाइन और x एक्सिस के बीच वाला है, x एक्सिस वाला ट्राइंगल है ये। जो 2 लाइंस
दो इक्वेशंस की लाइंस हैं उनके बीच में और एक्स एक्सेस के बीच में है। अगर आपको एक्स एक्सेस वाला ट्रायंगल बोलते हैं तो ये आपका ट्रायंगल बन गया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं 6,4 2,0 10,0। कई बार हमसे बोला जाता है नहीं आप वो ट्रायंगल बताओ जो वाई एक्सेस के बीच में बनने वाला है। तो बिटवीन वाई एक्सेस एंड बोथ द लाइंस, बिटवीन बोथ द लाइंस एंड वाई एक्सेस, मतलब दोनों लाइंस और वाई एक्सेस के बीच में बनने वाला ट्रायंगल, तो उसको अगर शेड करना हो तो ये मेरा ट्रायंगल शेड हो जाएगा ऐसा कुछ, यहां तक का पोर्शन। अब बोलोगे सर ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल काउंट होगा। दोनों लाइनें कंप्लीट जा रही है ना जहां तक, और वाई एक्सेस कंप्लीट जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया 0,10, दूसरा हो गया 6,4, तीसरा हो गया 0,-2। तो ये मेरे दोनों ट्रायंगल भी बन गए। तो ऐसे शेडेड वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज, राइट। अब एक्सरसाइज में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इक्वल्स टू 10। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, तो यहां एक इक्वेशन बनाते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मीन्स इक्वल्स टू, देखो इक्वेशन को यहां से ऐसे पढ़ना सीखो। नंबर ऑफ गर्ल्स लिख दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल्स टू। ध्यान रख लेना, नोट कर दो अपने पास, नोटबुक में नोट करो ऐसी चीजें और नोट्स बनाते रहो। ये इक्वेशन हमने यहां से बनाई, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मीन्स इज वॉज विल बी बिकम्स, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 4 मोर। तो यहां पे हमने लिखा 4 मोर मीन्स +4, 4 मोर देन द बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो यहां लिख दो नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो यहां लिखते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y। अगर हम गर्ल्स को x मान लें और बॉयज को y मान लें तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन तो मेरी बन गई टोटल स्टूडेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट, कितने बॉयज ने कितने गर्ल्स ने पार्ट लिया क्विज में। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी क्या बन रही है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 10। तो पहली इक्वेशन तो बन गई हमारी x + y = 10। टोटल स्टूडेंट्स आर 10, उसकी इक्वेशन बन रही है, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनेगी दैट इज क्या बन रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y, सॉरी x is means equals to number of boys means y +4। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन क्लियर है। पहली इक्वेशन टोटल स्टूडेंट्स आर 10, तो ये इक्वेशन यहां से यूं बन गई, ये वाली इक्वेशन से ये यूं फ्रेम हो गई। बात क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को पहले ऐसे डिकोड करना पड़ेगा इक्वेशंस में। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। चलो जल्दी से सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 0, xy, x0 y10 y0 x10। अब अगर मैं दोनों में देखूं 4 का डिफरेंस आ रहा है, मींस x - y = 4 आ रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूं तो y की वैल्यू 2, 6 नहीं 8, दोनों का डिफरेंस 4 का आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, यहां पे अगर मैं यहां पे एक सॉल्यूशन देखूं x - y = 4 आ रहा है, ठीक है। तो 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 4 आ जाए, 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे मैंने दोनों का सम ले लिया 10, 10 में से 4 गया 6, तो 6 + 4 बना दें एक बार। यहां अगर मैं रखता हूं 7 और 3, 4 आ जाएगा। हाँ, बन गया सॉल्यूशन। 7 और इसकी वैल्यू ले दो 3, 7 - 3 होता है 4 और 7 + 3 कितना होता है 10। ये हमें इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा रहे अभी। अगर आप इसी में एलिमिनेशन मेथड के साथ इसको डील करोगे, जो हमने शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है,
एक बार आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे फिर शॉर्ट ट्रिक देखना, आपको इजीली क्वेश्चंस लगेंगे कि सर इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसके केस को देखूं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि वाई को मैं इधर लाना पड़ेगा इनडायरेक्टली। मैं इस इक्वेशन को चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस बॉयज इक्वल टू 4, क्योंकि गर्ल्स 4 ज्यादा है ना, ऐसे भी लिख सकते। अब दूसरा सॉल्यूशन सेट मेरा क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन को देख के बनाते हैं। चलो, एक्स वाई, अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो y हो गया -4, ठीक है। y की वैल्यू 0 कर दूं तो x हो गया 4। दूसरा सॉल्यूशन मेरा क्या बन गया, 7 माइनस 3 इज 4, 7 माइनस 3 इज 4। बात समझ आ गई है, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया। अब इसको अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, y एक्सिस ये बन गई मेरी x एक्सिस, ठीक है, x माइनस वाई वाई। अब देखो मैंने, आप बोलोगे सर 10 तक तो काउंटिंग ही नहीं आ पाएगी। देखो जरूरी नहीं है आपकी स्केल 1 1 की हो, आप चाहो तो, अगर मैं देखूं तो यहां मेरे नंबर्स जो है, अगर मैं दो की स्केल ले लूं, मतलब 1 ब्लॉक इक्वल टू 2, तो आपको पता है एक छोटा ब्लॉक होता है ऐसे, एक बड़ा ब्लॉक स्क्वायर वाला होता है, उसमें बीच में एक छोटी लाइन ऐसी पतली सी होती है ना, तो इसमें हाफ ब्लॉक बोलते हैं उसको। तो हाफ ब्लॉक की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर पूरे ब्लॉक की वैल्यू 2 है तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट हम लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दो की स्केल ले लेते हैं, 2 4 6 8 और ये 10, यहां भी लिख दिया हमने 2 4 6 8 और ये 10, और इधर लिख दिया हमने माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, स्केल का चक्कर पड़ जाएगा, -4, ठीक है। अब पहले इक्वेशन के सॉल्यूशंस को बनाते हैं। पहले इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमारे क्या बन रहे हैं, x0 y10, x0 y10, ये पहला पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरा पॉइंट x10 y0, तो इसको पहले एक बार ज्वाइन कर लेते हैं अपन, ठीक है। पहली इक्वेशन हम ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या है, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा और हमें सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। पहली इक्वेशन आ गई हमारी, जिसका नाम क्या है, मैंने आपको बोला था नाम जरूर लिख लिया करो। इसका नाम क्या है, आप चाहो तो नाम ऐसे भी लिख दो इसके एंड पे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा क्या है, 0,10, और ये क्या है 10,0, ठीक है। अब इनका एक कॉमन सॉल्यूशन और था, क्या था, 7,3, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 होगी उस टाइम पे। देखो अप्रोक्सीमेट मेरा ये पॉइंट सही आ रहा है, क्योंकि ये मैच होगा ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे मैच करूं तो 7,3, 7 मतलब कि 6 और 8 के बीच में एक नंबर, ठीक है, ओके। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 7,3 वाला। नेक्स्ट, अब इसके पॉइंट निकालते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x0 y -4, ये रहा मेरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा अगर मैं देखूं तो हो जाएगा 4,0, तो ये हो गया 0, -4, 4,0। तीसरा पॉइंट 7,3 है ही। अब इसको अगर हम ज्वाइन करें तो इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं एक बार, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए हमारा। और ये आप देखो इसमें भी हमारा अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट सही जा रहा है, इसमें भी ये एग्जैक्टली तो बन नहीं सकता क्योंकि ग्राफ में बना नहीं रहे अपन। दूसरी इक्वेशन हमारी जो बन रही है यहाँ से, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये हमारी बन रही है x माइनस वाई इक्वल टू 4, या आप चाहो तो इसको लिखते हो x इक्वल टू वाई प्लस 4। आपका कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, कॉमन सॉल्यूशन इज, कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारा, इज 7,3, जिसमें पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, और हमने गर्ल्स को क्या माना है x और बॉयज को क्या माना है y। तो सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई, है क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई होप हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी हाँ, ये थर्ड सॉल्यूशन जो होता है, ये मैंने आपको बोला था ट्रिक हमने अपलोड कर रखी है, वो लास्ट में आपको समझ में आएगी जब आप तीनों मेथड समझ जाएंगे। ओके, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैसे मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिससे आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब पहले हम यहां देखें तो क्वेश्चन में लिखा है 5 pencil and 7 pen cost 50 rupees, 7 pencil and 5 pen cost 46 rupees, then find the cost of 1 pencil and 1 pen। सबसे पहले हम पेंसिल की प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्राइस और कॉस्ट, है ना, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y रुपीज। आपने x और y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, देखो इसमें इंटरसेक्टिंग बन रही है नहीं बन रही, वो आप चेक कर लेना अभी इक्वेशन बनने के बाद, क्योंकि ज्यादा आसान होता है। इंटरसेक्टिंग बन रही है तो बहुत आसानी से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। दूसरा तरीका सिखाऊंगा आज, ठीक है। पहली चीज हमें क्या करनी है, 5 पेंसिल है तो 5x, 7 पेन है तो 7y, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपीज। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू 7/5। रेसिप्रोकल हो गए, इक्वल कैसे हो गए, है ना। तो इसके सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन बन गई। सॉल्यूशन सेट के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन सेट कभी फ्रैक्शन में मत निकालना, कोशिश ये करो कि परफेक्ट वैल्यूज निकले। अब परफेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, परफेक्ट वैल्यू निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिक कॉमन सॉल्यूशन में मिल जाएगा, यूजुअली ऐसा देखा गया। पहली बार अब इसमें x को अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू 7.7 जो भी है 50/7, तो 49 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मींस 1/7 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.1428 समथिंग आएगा, है ना। तो बहुत ही बेकार सी वैल्यू आएगी, डेसिमल में आएगी, कंफ्यूजन होगा, ग्राफ में प्लॉट करने में इश्यूज आएंगे। तो क्या करना है सर, तो आप एक काम करो, y को 0 कर दो। y क्यों 0 कर रहे हैं, क्योंकि y को 0 करते ही y अगर हमारा 0 हो गया, देखो इसमें y अगर 0 हो गया तो हो गया 5x इक्वल टू 50, तो 50/5 कितना हो गया 10। अब अगली बार, क्योंकि आपको 2 सॉल्यूशन बहुत होते हैं वैसे किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए, 2 सॉल्यूशन वैसे बहुत होते हैं, इनफ। अब आप एक काम करो, आप x की वैल्यू रख लो 1, सर y की वैल्यू रखो 1, या चाहो तो x की भी रख दो, y की वैल्यू 1 रख दो। y की वैल्यू आपने रखी 1, तो 7 × 1 कितना हो गया 7। अब 50 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा। अगर आपने ऐसे लिखा 5x प्लस 7 × 1, मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ, रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो 7 × 1 कितना हो गया 7। 50 में से 7 क्या कितना हुआ 43। क्या 43 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता सर, ठीक है, इस वैल्यू को हटा दो। अगली बार यहाँ पे टेस्टिंग करो 2 के लिए, आपने यहाँ रख दिया 2, जैसे आपने 2 रखा, 2 मतलब 14, 50 में से 14 गया, कितना हुआ 36। क्या 36 5 से डिवाइड होता है, नहीं सर। अब रख लो 3, 21, 21 क्या कितना हुआ 29, नहीं होता सर डिवाइड। तो हमने एक चीज देखी, जब मैं यहाँ पे 5 रखूंगा, 7 5 या 35, तब जाके मुझे सॉल्यूशन मिलेगा जो कि परफेक्ट वैल्यू में मिलेगा। क्या मिला, 5x इक्वल टू 15 हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया। तो जब मैंने y की वैल्यू 5 रख रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू मिल गई 3। ये सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है जो आपको शायद 9th क्लास में नहीं बताया होगा, है ना। तो एक तरीका होता है जिससे हम इजीली ये सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब यहां की बात तो हो गई क्लियर, 2 सॉल्यूशन मैंने बोला था बहुत है। अब इधर की तरफ चलते हैं अगर हम, तो इधर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, वैल्यूज इजीली नहीं मिलेंगी। हमने क्या किया, अगर x को 0 रखूं या y को 0 रखूं, दोनों में से किसी को भी 0 रखूं, परफेक्ट डिवीजन नहीं होता, क्योंकि अगर मैं x 0 रख दूंगा तो 46 5 से डिवाइड नहीं होता सर, अगर y 0 रख दूंगा तो 46 7 से भी डिवाइड नहीं होता सर। तो एक काम करते हैं, हमारी जो इक्वेशन है ये 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, हम एक काम करते हैं कि इसमें y की वैल्यू को पहले 1 रखते हैं, 1 रख दूं। अगर मैं 1 रखता हूं तो 5 हो गया, 46 में से 5 गया, कितना हुआ 41। क्या 41 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और फिर ये 7 डिवाइड करेगा बाद में, ये वैल्यू 5 बन जाएगी, 5 सब्ट्रैक्ट होगा फिर ये 7 डिवाइड करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू किस पे ट्राई करें, 2 पे।
अब ये कितना बन गया 36। क्या 36 7 को डिवाइड करता है? नहीं सर। अब 3 15 हो गया। अब 15 जैसे ही हो गया तो 15 हो गया तो ये 46 माइनस 15 कर दो, कितना हो गया 31, सॉरी 31। 31 डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करें सर, फिर वैल्यू चेंज कर दो। फिर हमने इसको कर दिया कितना 4। अब इसको अगर हम 4 कर देते हैं 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, बन गया 26। नहीं होगा सर अभी भी। अब इसको कर दो 5। जैसे हमने 5 किया तो देखो 7x प्लस 25, ये मैंने वैल्यू रिप्लेस की है y की 5 46। तो 7x इक्वल टू 46 में से 25 गया, कितना हुआ 21। तो x कितना हो गया 3। तो देखो मैंने y की वैल्यू कितनी रखी 5 और x की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू रखी 5, x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। तो ये कॉमन सॉल्यूशन मिल गया दोनों को, ऑटोमेटिक ही मिल गया। ऑटोमेटिक इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे पहले मिल गया, जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया खुद से ही मिल गया मुझे। समझ में आई बात? चलो अब दूसरा सॉल्यूशन सर कैसे निकालें। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। अब आप चाहोगे कि सर मैं एक्स वैल्यू कुछ ऐसी रख दूं, वैसी रख दूं, वैसी रख दूं, नहीं चलेगा। ठीक है, अब 7x आपने जब x की तरफ से एक वैल्यू निकाल ली, मतलब आपने y को पुट किया और x मिल गया, अब x को पुट करो और y मिलना आना चाहिए। ठीक है, तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बोला था वो एक ट्रिक सिखाऊंगा तो उससे आसानी से हो जाएगा। आपको पता है अगर मैं एक काम कर सकता हूँ ऐसा जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, मैं y की वैल्यू नेगेटिव में भी ले जा सकता हूँ, जरूरी नहीं पॉजिटिव में ले जाऊँ। अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ -1, कितना रखूँ -1, देखो पॉजिटिव में तो वैल्यू सारी ऐसे जा नहीं सकती है ना, तो मैं -1 अगर यहाँ रख दूँ, कि मैं इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, -1 रखूंगा तो -5 हो जाएगा ये। ठीक है, और -5 उधर जाके क्या बन जाएगा +5, मतलब 51 7 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो यहाँ पे वैल्यू है मेरी चेंज होगी वापस। अब अगली बार मैं क्या वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, मैं रखूंगा -2। 5 2 जा 10, माइनस का 10, -10 उधर जाके क्या बन जाएगा +10, 56, 7 8 जा 56, बिल्कुल सही है सर। तो 7x इक्वल्स टू 56 प्लस 10, कितना हो गया 56। तो 7x x इक्वल्स टू 8, आपने वैल्यू क्या रखी -2, x की वैल्यू रखी मैंने -2, y की वैल्यू कितनी मिल गई 8। बात समझ में आ रही है अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, 7 8 जा 56। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझा दिया गया इस चैनल पे। वैसे ही एक्स्ट्रा वैसे मैंने क्वेश्चन समझाए, उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको, कि ट्रिक में तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताया, ये बिना ट्रिक के चल रहा है अभी। ठीक है, अब चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले मैंने बनाया एक्स एक्सिस, फिर मैंने बनाया ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये हो गया -x -y 0 y x, और यहां मैं देखूं तो 10 नंबर मेरा पॉजिटिव का है और नेगेटिव में मेरे पास माइनस का 2 है, तो नेगेटिव में तो मेरे पास -2 तक ही जाना है, और पॉजिटिव में मेरे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आपकी स्केल बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मेरी अभी रफली स्केल चल रही है यहाँ पे। ठीक है, समझाने के लिए, वैसे आप स्केल ग्राफ में प्रॉपरली हो जाता है हमारे से क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन का अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू 10 और y हो गया 0, तो x 10, ये हो गया 9 और ये 10 यहाँ आ गया, x की वैल्यू 10 y 0, तो हो गया 10,0। दूसरा सॉल्यूशन हमारा हो गया x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x 3 y 5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया, तो ये हो गया 3,5। ठीक है, अब इसको अगर हम ज्वाइन कर लें तो ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर लो खुद से, जो दोनों से पास होगी हमारी। वैसे आप स्केल से देखोगे तो आपको रूलर से पता चल जाएगा इजीली, वहीं से पास होनी चाहिए, नहीं तो लाइन गलत हो जाएगी हमारी। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई।
ठीक है, पहली इक्वेशन को हमारा नाम लिखना पड़ेगा हमें, यहां लिख दो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। अब दूसरी इक्वेशन के हम सॉल्यूशन देखें तो एक सॉल्यूशन तो हमारा सेम है, ये रहा, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन देखें तो -2,8, तो -2,8, ठीक है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8, ठीक है। y 8, x -2, ठीक है। चलो -2,8 कहीं यहां पे पॉइंट आ गया, -2,8 कहीं यहां पे पॉइंट आ गया, ये हो गया -2,8, ठीक है। इसको ज्वाइन करा दे, अगर हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं इसके लिए, यहां से अगर हम इसको ज्वाइन कराएं तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, कहां जाएगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, ठीक है। ये हमारी दूसरी लाइन आ गई, क्लियर। ये हमारी जो लाइन आई है दैट इज 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो हमारे यहां पे कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला, 3,5। तो अपन यहां पे कॉमन सॉल्यूशन के बारे में लिख लेंगे, एज द कॉमन पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन लिख दो, कॉमन सॉल्यूशन लिख दो पॉइंट की जगह, एज द कॉमन सॉल्यूशन इज 3,5, 3,5 है। अब पहली x जो है वैल्यू किसकी है, पेंसिल की, y किसकी है, पेन की। सो द प्राइस ऑफ पेन इक्वल्स टू, पेन की प्राइस कितनी आ गई, 3 रुपीज, एंड फिर पेंसिल, पहली वैल्यू पेंसिल है ना, पहली वैल्यू पेंसिल है, ध्यान रखना, पेंसिल है पहली वैल्यू, पेंसिल है ना। तो द प्राइस ऑफ पेंसिल इज 3 रुपीज एंड पेन इज 5 रुपीज। बात समझ आई, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या पैरेलल हैं, या कोइंसिडेंट है, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू निकाल लें। तो यहां से a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, ये वैल्यूज मुझे निकालनी है। यहां से वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज 5, यहां से वैल्यू मिल रही है मुझे दैट इज 7, यहां से मैंने वैल्यू देखी दैट इज -4, यहां से वैल्यू देखी मैंने दैट इज 6, और इधर की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 8 और -9, राइट। अब अगर मैं स्टार्टिंग के दो रेशियोज देखूं तो एज 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, क्योंकि इसको सॉल्व कर लोगे तो -2/3 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। सो a1/a2 is not equals to b1/b2. Lines are intersecting. बात समझ में आई नहीं आई, लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो दूसरे एग्जांपल में हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लें। a1 a2 b1 b1 यहां निकालते हैं, b1 b2 और ये c1 और ये c2। a1 की वैल्यू कितनी है 9, a2 वैल्यू 18, b1 की वैल्यू कितनी है 12 सॉरी 3, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 वैल्यू कितनी है 6, c1 की वैल्यू है 12, c2 की वैल्यू कितनी है 24, 9 18 3 6 12 24, राइट। अब अगर मैं इसमें देखूं एज 9/18, पहले हम स्टार्टिंग के दो रेशियो चेक करेंगे, इक्वल है, पहले हम इक्वल लगा देते हैं, हो सकता है नहीं भी हो। क्या 3/6 के इक्वल है, देखो 9 को 18 से डिवाइड करो 1/2, 3 को 6 से डिवाइड करो 1/2, ये तो इक्वल है। थर्ड रेशियो चेक करते हैं क्या, 12/24, ये भी इक्वल है,
सो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तीनों रेशियो इक्वल है. लाइन्स आर कैसी है लाइन्स? कोइंसिडेंट. क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छे से समझ आ गया. अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हम देखें तो इसकी वैल्यूज फिर से वही A1 A2 कितने हैं? 6 और 2. B1 -3 B2. अब कुछ वैल्यू नजर नहीं आए तो 1 होता है, बट उसका साइन जरूर देखना, साइन है माइनस का, तो -1. और इधर देख लो C1 C2 की वैल्यू. C1 C2 इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 10 और ये 9. ध्यान रखना, अगर फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरे में अगर राइट हैंड साइड में, तो दोनों का कांस्टेंट टर्म जो है मेरी, अगर लेफ्ट में तो दोनों लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में तो दोनों राइट में होने चाहिए. ऐसे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ हमेशा नोट करना. अब देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ हम इसका कंपेरिजन करते हैं. एज 6/2 इज इक्वल टू -3/-1. ये इक्वल है, पता है कैसे? क्योंकि देखो हम इसमें पहले सॉल्व करेंगे इसको. ये कैंसिल आउट होते ही 3/1 हो गया और ये कैंसिल आउट होते ही 3/1 बन गया. लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके? 10/9 के. तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? एज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2. तो लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. यहां पे भी ये बोला है कि ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. मैंने बोला था कंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करता? सर जब लाइंस पैरेलल होती है, राइट? अब देखो यहां सिचुएशन देखना ध्यान से. पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मेरा कहां पे है? राइट हैंड साइड में. फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट. पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मेरे राइट में, दूसरी इक्वेशन में मेरी कांस्टेंट राइट में, तो कोई दिक्कत नहीं. बट अगर पहली इक्वेशन में लेफ्ट में एक कांस्टेंट है और दूसरी में राइट में है, तो दोनों को या तो लेफ्ट में ले जाओ या दोनों को राइट में ले जाओ. तो यहां से पहली इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू देखूं, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A1 है मेरा 3, A2 मेरा कितना है? 2. B1 है मेरा कितना? 2. B2 कितना है मेरा? -3. C1 है मेरा 5 और C2 कितना है मेरा? 7. अब अगर देखो पैरेलल लाइंस होंगी तो इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट, राइट? अब अगर मैं वैल्यूज को वैसे ही कंपेयर करके देखूं तो 3/2 2/-3 के इक्वल होता है क्या? एज 3/2, जो 3/2 है, इज नॉट इक्वल टू 2/-3. मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. तो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये सॉरी कंसिस्टेंट, सो इट इज कंसिस्टेंट, so it will be consistent. अब कंसिस्टेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है. कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन. बात समझ आई? जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे. नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर इसका हम देखें तो सेकंड पार्ट जो है, चलो इसकी तो हम इक्वेशन यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट. यहां से A1 की वैल्यू जो है 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है? 4 है. B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू -6 है, C1 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू कितनी है? 9 है. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे अपना रेशियो जो है 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 कैंसिल आउट हो गया. इसको सॉल्व कर ले तो ये 1/2 और ये भी 1/2 इक्वली है. एज और लेकिन बट नॉट इक्वल टू 8/9.
स्टार्टिंग के दो रेशियो तो इक्वल है क्योंकि सॉल्व करते 1/2 बन गया, लेकिन थर्ड रेशियो मेरा इक्वल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, एज a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, क्या बोलेंगे, सो पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल लाइंस मींस इनकंसिस्टेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट यहीं पे कंक्लूड कर दिया हमने ना, और इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्टिंग कर लेते हैं तो थर्ड पार्ट के लिए बीच में जगह बन जाएगी। ठीक, फर्स्ट हो गया, अब बेचारा थर्ड पार्ट यहाँ आराम से आ जाएगा। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू देखो, कई बच्चे क्या करते हैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर हटाने की कोशिश करते हैं, हटाओगे तो भी वही आंसर आएगा, नहीं हटाओगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, a1 की वैल्यू यहां से अगर हम देखें कितनी है, 3/2। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है, 5/3। c1 की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, ऑल्दो c उधर की तरफ है कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का c उधर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप c1 बोल सकते हो 7, -1 बोलोगे दोनों का माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, a2 की वैल्यू कितनी है, 9, b2 कितना है, -10, और c2 कितना हो जाएगा मेरा, 14। अब इसको अगर हम सोल्व करें, देखना पहले हम लेते हैं a1/a2, a1/a2 की वैल्यू निकाल लें। a1/a2 मतलब कि a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 कितना है मेरा, 9। आपका ये 3 जो है, ये 2 जो है नीचे आएगा ऊपर का न्यूमरेटर का, तो ये हो जाएगा 3/2 × 9, तो हो जाएगा 3/18, दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3, इसको डिवाइड करेंगे किससे, -10 से, राइट, इसको डिवाइड करेंगे किससे, -10 से, तो हो जाएगा 5/3 × -10, 5/-30। इसकी वैल्यू देखो तो 1/-10, 6 हो गया। अब स्टार्टिंग के दो रेशियो मेरे इक्वल नहीं हो रहे, क्योंकि देखो यहां का साइन मेरा पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, तो स्टार्टिंग के दो वैल्यूज का साइन ही सेम नहीं बन रहा, ये वैल्यू 1/6, ये वैल्यू -1/6, तो अपन को आगे जाना ही नहीं है, c1/c2 निकालना ही नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, एज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कई लोग जल्दबाजी में भावुक हो जाते हैं और इसमें जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलतियां कर लेते हैं, तो ऐसा मत करना, साइन मिस्टेक है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, साइन की मिस्टेक हटा देते हैं और पैरेललाइज कर लेंगे। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो गया मेरा कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट इसलिए हो गया, कंसिस्टेंट पता है ना क्यों हुआ, क्योंकि लाइंस मेरी क्या है, इंटरसेक्टिंग। बात समझ आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स। इसमें भी अगर हम देखें तो वही a1, a2, b1, b2, c1, c2, मैं अब डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं। ठीक है, चलो 5/-10। ठीक है, ये वैल्यू जो मेरी है ये होगी मेरी a1/a2, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, क्योंकि मैं माइनस को हमेशा एक माइनस होता है तो उसको ऊपर लिखता हूं और कैंसिल आउट करने में -1/2 आ गया। अब यहां से वैल्यू निकालूंगा मैं b1/b2 की, b1/b2 की वैल्यू होगी -3/6, इसको सॉल्व किया -1/2। ठीक है, तीसरी वैल्यू मेरी आ रही है c1/c2, दैट इज 11/-22, इसको सॉल्व करूं तो ये भी -1/2, एज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होगी, मींस कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो a1/a2 कर दूं,
A1 की वैल्यू मेरी कितनी है 4/3, A2 कितना है मेरा 2। तो इसको फर्दर मैं देखूँ तो 4/3 इंटू 2 हो गया, एक तरह से 3 ऊपर से नीचे आएगा डिनोमीटर में। तो ये 4/6 हो गया, जिसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 2/3। ठीक है, फाइनल वैल्यू इसकी 2/3 बन गई। ठीक है ना, इंप्लाइज इंप्लाइज कर लेना, इंप्लाइज 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 लास्ट में चल जाएगा वो वैल्यू। अब यहां से बात आती है B1/B2 की। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं स्पेस की वजह से, आप एग्जाम में इसको अलग अलग स्टेप में शो करता जाना। ठीक है, देखो यहां से मेरी वैल्यू आ रही है 2/3, 2/3 2/3 रहेगा। तो देखो इसका भी वैल्यू 2/3 आ रही है, इसकी भी 2/3 आ रही है, यहां तक ठीक है। तीसरी वैल्यू है मेरी C1/C2। ये वैल्यू मेरे पास आई 8/12। 8/12 इंप्लाइज दैट इज 4 से डिवाइड कर दें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो फाइनल वैल्यू मेरी अगर देखो 2/3 2/3 2/3 तीनों इक्वल है। तो एज वही कॉन्सेप्ट लिखना है ना, एक काम करें कॉपी कर दें इसको ही। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ही तो जाएगा, जब सब कुछ ही सेम है तो कॉन्सेप्ट भी सेम जाएगा। तो यहां पे भी अपने तीनों रेशियोज इक्वल हैं, जब तीनों रेशियोज इक्वल है तो कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में एक चीज आप ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी का चेक करते हैं कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। पहला पार्ट अगर मैं देखूं तो यहां पे A1/A2 इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2, और B1/B2 की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और C1/C2 की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5/10। ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 1/2। तीनों रेशियो जब मेरे इक्वल होते हैं तो इसका ग्राफ सबसे आसान होगा। ठीक है, इसका ग्राफ बिल्कुल सोचना ही नहीं है। पहली इक्वेशन मेरी क्या है x + y = 5। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, दैट इज 2x + 2y = 10। इसका पहले हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बना देना, दूसरी का सेम बनेगा। और ये पता कैसे चला सेम सॉल्यूशन सेट बनेगा, क्योंकि तीनों रेशियो मेरे इक्वल है, तो ये कंसिस्टेंट तो है। तो हम पहले एक लाइन लिख दें, दे आर कंसिस्टेंट। वो लाइन कंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि पूछा गया है। तो हम लिखेंगे एज A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2 तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, अब x ये y, इधर इसका सॉल्यूशन सेट सेम ही निकलेगा, ध्यान रखना। जब भी तीनों रेशियो इक्वल होंगे सॉल्यूशन सेट पहले का निकालो और वही वैल्यू कॉपी कर दो दूसरे के लिए। यहां पे हमने लिखा x0 तो y बन गया 5, y0 तो x बन गया 5। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वैल्यूज दूसरी इक्वेशन की होगी। जब आप यहां पे रखोगे x0 तो y बन जाएगा 5, क्योंकि 10/2 इज 5। अब जैसे आप y0 रखोगे तो 10/2 दैट इज 5। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या बन गया, कॉमन सॉल्यूशन सेम बन गया। मींस ये मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बना रहा है, और जो कि बहुत ही आसान है। अब इसका ग्राफ बना देंगे हम। ग्राफ भी बहुत आसान है सर। ग्राफ के लिए पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना दो। ये मैंने y एक्सिस बना दी, ये मैंने x एक्सिस बना दी, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, ये माइनस, ये x हो गया, ये y बन गया, ये -x, ये -y। आपको क्या करना है, ये इसका ओरिजिन बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, पहले इक्वेशन का 0,5 5,0 दो सॉल्यूशन 0,5 5,0। इसकी हमने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की। इसकी लाइन छोटी ड्रॉ करना, मैंने आपको बोला था दूसरे की लाइन इससे जस्ट बड़ी ड्रॉ कर लेंगे हम, राइट। अब इसको अगर हम देखें, सॉरी इसको अगर हम देखें तो इसका ये तो कलर हम वाइट कर लेते हैं। दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर ओवरलैप करेगी। ठीक है, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगी, जो कि
सेम लाइन होगी, इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, बट कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका। कलर हमने चेंज कर दिया, तो आप देखो व्हाइट के ऊपर दूसरा कलर ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। तो पहले वाली जो मेरी इक्वेशन थी, यहाँ पे पहली इक्वेशन जो है मेरी वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी वाली जो मेरी इक्वेशन है दैट इज सेकेंड वाली, दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट लाइंस है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहां से देखें तो यहां से a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालने हैं। a1 अपॉन a2, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 3, ठीक है जी। b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस का 3, सॉल्व करते ही ये भी बन गया 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 निकालते हैं, c1 अपॉन c2 8/16, ये बन गया 1 अपॉन 2। स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल है, थर्ड रेशियो इक्वल नहीं, मीन्स कौन सी लाइंस होगी? ये होगी पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, है ना, इनकंसिस्टेंट। तो एज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इनकंसिस्टेंट है सो इनकंसिस्टेंट, और जो मेरा इनकंसिस्टेंट है उसका ग्राफ मुझे नहीं बनाना है। बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स। फिर से वही क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी चेक करना, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखेंगे हम। a1 अपॉन a2, इसकी वैल्यू हमने देखी 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2, ठीक है। b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखें तो यहां पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 अपॉन माइनस का 2। 1 अपॉन माइनस 2 मीन्स ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, तो तीसरा रेशियो चेक करना ही नहीं है सर। ये 2 अपॉन 4 और 1 अपॉन माइनस 2 दोनों इक्वल ही नहीं हुए, तीसरा रेशियो चेक नहीं करना है। तो अपन क्या लिखेंगे? एज a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2, so consistent, ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया। अब ये जो हमारा कंसिस्टेंसी यहां पे आ गई, लाइंस कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये ध्यान रख लेना, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं उधर का स्पेस यूज करूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उधर वाली जो मेरी लाइंस हैं ये इनकंसिस्टेंट पे आ रही है। देखो 2 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 बट नॉट इक्वल टू माइनस 2 बाय माइनस 5, तो पैरेलल लाइंस का केस बन रहा है वहां पे भी, है ना। तो हम इसका स्पेस यूज कर लेंगे फॉर ग्राफ थोड़ा बहुत। अब देखो इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लें। सबसे पहले हम क्या करें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख दूं क्या इसको मैं? -6 को उधर ले जाऊं, इक्वल टू 6 लिख दूं। दूसरी जो मेरी इक्वेशन है वो है मेरी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिख दूं, ठीक है। पहली इक्वेशन में मैंने सॉल्यूशन सेट बनाया x और y, इसकी वैल्यू मैंने रखी x की वैल्यू 0, तो y मिल गया 6। दूसरी बार मैंने रखा y 0, x मिल गया 3, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। थर्ड सॉल्यूशन अभी हम सोच के निकालेंगे। नेक्स्ट, यहां अगर हम देखें x और y के लिए, x y, ठीक है, पहली बार हमने x को 0 रखा तो y मिल गया माइनस का 2, y 0 रखा x मिल गया 1, ठीक है, y 0 रखा x मिल गया 1। अब दोनों में कोई एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। दोनों में क्या निकालना है? कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। अगर हम कॉमन सॉल्यूशन निकालने की बात करें तो मुझे यहां से जो एक नॉर्मल अप्रोच पता है, तो उस हिसाब से मेरे पास ये हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट कर दूंगा तो 4x और ये हो जाएगा 8, 4x इक्वल्स टू 8, 4x इक्वल्स टू बन जाएगा 8, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 लेके चेक कर लो, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा अपन को। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है ना, 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2। अब यही सॉल्यूशन मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, 2 4 जा 8, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख लूँ 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 8 माइनस 4 इज 4, ये कॉमन सॉल्यूशन मिल गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो कॉमन सॉल्यूशन मैंने लिखा है अभी,
ये कॉमन सॉल्यूशन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चीजें सॉल्व करना शुरू करेंगे, राइट? अब इसका ग्राफ बना दे अपन जल्दी से। इसका ग्राफ जो बनेगा, पहले हमने बनाई y एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यूज मेरे पास ज्यादा है भी नहीं। फिर हम बनाते हैं x एक्सिस, नेगेटिव में ज्यादा वैल्यूज अपने पास नहीं होती इतनी, वैसे यूजुअली देखा भी है कि है, ठीक है। अब ये माइनस का y, माइनस का x, ये y और ये x, ये 0। मैक्सिमम वैल्यू मेरी 6 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है। अब यहां से पहला सॉल्यूशन हमने देखा, पहली इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन हमने देखा 0,6 x0 y6। दूसरा सॉल्यूशन हमने देखा 3,0, ठीक है। और तीसरा सॉल्यूशन हमारा 2,2, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा बीच में। पहली लाइन हमने ये ज्वाइन की, 2,2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेंशन मत लो। आप ग्राफ में भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब आप ड्रॉ करोगे ना, बट उसको शो कर लेना बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपका 2,2 ऑटोमेटिक आ गया, ये आ गया 2,2 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब दूसरे सॉल्यूशन देखें, 0,-2 पहला सॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन से कर लेते हैं इसको, ग्रीन से कर लेते हैं 0,-2। दूसरा सॉल्यूशन हो गया 1,0 और तीसरा सॉल्यूशन ये रहा। इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये भी मेरा एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं जा सकता, एग्जैक्ट जाने के लिए प्रॉपर वैल्यूज वगैरह होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया। यहां से इस इक्वेशन का नाम हम लिख देंगे क्या, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और दूसरी इक्वेशन जो मेरी है ये है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। क्लियर है ये बात? आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ये वाला पार्ट मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ पार्ट की। ये थर्ड पार्ट था, ध्यान रखना, ये हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इसके लिए स्पेस भी कम चाहिए, क्वेश्चन इतना ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें फोर्थ पार्ट को, तो पहले a1/a2 निकाल लें। तो a1/a2 की वैल्यू देखें तो ये कितना रहा है, 2/4 1/2। b1/b2 की वैल्यू निकाल लें तो यहां से मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है, -2/-4, ठीक है, दैट इज 1/2। अच्छा ये सॉल्यूशन जो है कॉमन सॉल्यूशन लिख लेना आप 2,2, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन में आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही आपका कॉमन सॉल्यूशन है। ऑब्टेन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिल चुका है, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वही आपका सॉल्यूशन है, और उसमें इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो आप बोल दोगे देयर कैन बी इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां आपने क्या बोला 1/2, और C1/C2 में क्या होगा, यहां पे आपका रेशियो बन जाएगा -2, -5, दैट इज इक्वल टू 2/5। तो अपन यहां लिख देंगे एज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना है। ध्यान रखना प्रीवियस क्वेश्चन में आप बोल दोगे जो आपका कोइंसिडेंट लाइंस थी जिसमें तीनों रेशियो इक्वल, तो आप उस केस में बोलोगे देयर कैन बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसमें आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन विल बी क्या होगा, सॉल्यूशन 2,2। यूनिक सॉल्यूशन है ना, इंटरसेक्टिंग। बात समझ में आ गई अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस इस प्लेटफॉर्म से अच्छे कहीं और आपको सॉल्व नहीं मिल सकते, ठीक है। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका बताया जाएगा जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लेट स्टेटमेंट जो यूज होगा उसके लिए जगह छोड़नी है, क्योंकि लेट स्टेटमेंट आपको पता नहीं है क्या अज्यूम होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो उसके लिए हमने दो तीन लाइनें छोड़ दी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हैं। हाफ द पेरीमीटर, तो देखो लिखा हमने हाफ
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ कर दिया हमने, ठीक है। अब कॉमा आ गया, कॉमा मतलब ये स्टेटमेंट जो चल रहा था ये बीच में ब्रेक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बीच में ब्रेक, मतलब कि नया स्टेटमेंट बीच में लाया गया। तो अब इस स्टेटमेंट को हम बीच में छोड़ दें, क्योंकि इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू आगे किया जाएगा, है ना। अब नया स्टेटमेंट क्या शुरू हुआ? हुज लेंथ इज, मतलब लेंथ की बात हो गई। तो लेंथ इज मीन्स इक्वल्स टू लेंथ इज वॉज विल बी बिकम्स, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू इज मीन्स इक्वल्स टू 4 मोर मीन्स +4। अब ये लेंथ 4 मोर है, किससे ज्यादा है? 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा? देन इट्स विड्थ, अब ये विड्थ जो है हमारी उससे 4 ज्यादा है, तो लेंथ इक्वल्स टू विड्थ +4। अब लेंथ और विड्थ किसकी है? रेक्टेंगल की, मतलब मुझे पता लग गया कि लेंथ और विड्थ दोनों मुझे फाइंड करनी है। चलो यहां तक बात क्लियर। और यहां पे वापस कॉमा आ गया, मतलब ये जो बीच में एक स्टेटमेंट आया था, ये एक बीच में जो लाइन आई थी, जो बीच में अलग से एक रोल लेके आई थी, बीच में अपना रोल लेके आई थी अलग से, ये जो लाइन है ये यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रही है। मतलब जो मेरा स्टेटमेंट मेन चल रहा था, मेन स्टेटमेंट जो मेरा यहां ब्रेक हुआ था, वो वहां से वापस शुरू हो गया। देखो हो गया, मतलब हम वापस से कंटिन्यू किस में करेंगे? इसी स्टेटमेंट में। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा, वापस से नया स्टेटमेंट आ गया, उसको हटाया हमने। इज, फिर से आगे इज मीन्स इक्वल्स टू, इज वॉज विल बी बिकम्स मीन्स इक्वल्स टू 36 मीटर। अब आपको फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है रेक्टेंगल की? लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहां लिख लेते हैं लेट द लेंथ इक्वल्स टू x मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू y मीटर। अब आपको मीटर के बारे में कैसे पता चला मीटर है या सेंटीमीटर है? क्योंकि हमारा पेरीमीटर जो है वो हाफ द पेरीमीटर जो है वो 36 है। क्लियर है? हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल जो है वो 36 मीटर है। अब क्या करना है? अपन को इक्वेशंस बनानी है इसकी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो हम यहाँ पे बनाए, तो उसके अंदर हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ हम देखते हैं एक काम करते हैं। 2 इक्वेशंस हमारे पास एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली इक्वेशन तो हमारी बन रही है लेंथ इक्वल्स टू विड्थ +4। लेंथ क्या है मेरी? x, तो x इक्वल्स टू विड्थ, विड्थ मीन्स y +4। पहली इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। लेंथ, वैसे आप बोलोगे सर पहले तो वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले बोलो किसी को दूसरी बोल दो। हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक वेरिएबल इक्वेशंस में, ठीक है, वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लेंथ मीन्स x इक्वल्स टू विड्थ +4, y +4। अब बात आती है कि सर सेकेंड इक्वेशन एंड दूसरी मेरी इक्वेशन क्या बन रही है? हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2x + y, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही तो मेरा होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही मेरा क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता है? होता है। अब क्या करें सर? अब देखो ये आपका 2, ये अगर मैं ब्रैकेट ब्रेक करूंगा तो इससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये 2 इंटू 2 ब्रैकेट x + y इक्वल्स टू 36 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन मेरी क्या बनेगी? यहां से मेरी इक्वेशन बन जाएगी x + y इक्वल्स टू 36। ये इक्वेशन बन गई मेरी 2। अब क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1 से x की वैल्यू y + 4 पुट करा दूं 2 में, तो पुट x इक्वल्स टू y + 4 इन इक्वेशन नंबर 2। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे में, एक इक्वेशन से वैल्यू उठाना और दूसरे में पुट करना किसी वेरिएबल की वैल्यू, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो यही होने वाला है, ठीक है, जो हम इनडायरेक्टली यूज करते हुए आ रहे हैं। मैंने बोला ही था आपको। आपको क्या करना है? x की जगह क्या पुट करना है? y + 4। तो x की जगह लिख दिया y + 4 और y पहले से था इक्वल्स टू 36, तो y + y हो गया 2y
और ये हो गया 36 माइनस 4, तो 2y इक्वस टू 32, y इक्वस टू 16 मीटर. y मीन्स ब्रेथ. देन लेंथ x is equals to y plus 4, y means 16 plus 4 कितना हो गया 20 मीटर. समझ आ गई? इसकी दोनों डायमेंशंस आ गई. ब्रेथ है मेरी 16 मीटर और लेंथ है मेरी 20 मीटर. 16 प्लस 20 कितना हुआ 36. ठीक है ना? तो 36 आ गया ना 36. और x प्लस वाई मेरी इक्वेशन में यही तो सेटिस्फाई कर रहा है. x प्लस वाई की वैल्यू 36 आनी चाहिए, आ रही है. और दूसरा मेरे पास एक और रिलेशन होना चाहिए, जो मेरी जो लेंथ है, ये मेरी जो लेंथ है, ये लेंथ जो मेरी ब्रेथ से मेरी 4 ज्यादा है. ये भी आप देख लो, चेक कर लो इक्वेशन 1 और 2 दोनों से, ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए. कर रही है मतलब सही है. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है. डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इक्वेशंस कैसे बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें. तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको. ठीक है, पहले आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है. आपको इस इक्वेशन, एक इक्वेशन जो कि आपको फिक्स है, ये इक्वेशन आपको फिक्स दे रखी है. गिवन लीनियर इक्वेशन, ये आपको फिक्स इक्वेशन दे रखी है. ठीक है, राइट दी अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सो दैट सेटिस्फाइड दीज कंडीशंस. मतलब एक ऐसी ये इक्वेशन मेरे पास है, इस इक्वेशन के रेफरेंस में मुझे 3 नई इक्वेशन बनानी है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. मतलब पहले केस में मैं अगर इक्वेशन बनाऊं तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए मेरी, इंटरसेक्टिंग. क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग. गिवन इक्वेशन मेरी क्या है, गिवन इक्वेशन मेरी है क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वस टू 0. अब आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में रेशियो मेरा क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो a1 की वैल्यू अपॉन a2 की वैल्यू, मतलब आपकी जो इक्वेशन है, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में a1 a2 का रेशियो सेम बना दो. 2 अपॉन 2 क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1. बट b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3 अपॉन 3 मत लिख देना. अगर 3 अपॉन 3 लिख दिया तो 1 अपॉन 1 बन गया. तो यहाँ तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, यहाँ पे आप लिख लो 4 लिख दो. ठीक है, और यहाँ पे आप कांस्टेंट जो वैल्यू लिखनी है लिख लो, माइनस का 5 लिख दो या 8 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 8 ही लिख दो. अब आप यहाँ से चेक करके देखो, आपका a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है. इसका मतलब आपके ने वो इक्वेशन सेकंड वाली खुद से लिखी, वो कुछ ऐसे बनाओ कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए. ठीक है, आपको कंडीशन क्या बनानी है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. क्लियर है बात. इधर बात आती है अब वापस इसकी, सर इधर के लिए क्या कर लें. तो इधर के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इधर के लिए भी. ठीक है, इधर आ रही है पैरेलल लाइंस, मतलब स्टार्टिंग के 2 रेशियो सेम आने चाहिए. जब 2 रेशियो स्टार्टिंग के सेम होना चाहिए तो स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज जो है वो सेम लिख लो आप. स्टार्टिंग के 2 रेशियो सेम आने चाहिए, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इसका वेरिएबल वैल्यूज सब सेम लिख दो. बट c1 अपॉन c2 वैल्यू सेम मत लिख देना, नहीं तो वो कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी. तो आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो आपकी है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. न्यू इक्वेशन जो आपकी होगी, जो आप बना रहे हो, वो आप क्या लिख रहे हो, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यूज ही सेम लिख दो आप. तो थर्ड वैल्यू सेम मत लिख देना, चाहो तो इसका साइन अपोजिट कर दो तो भी चेंज हो जाएगा. अब देखो a1 अपॉन a2 आपका सेम बन रहा है, b1 अपॉन b2 आपका सेम बन रहा है, मतलब 2 अपॉन 2 1, 3 अपॉन 3 1, 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1. बट थर्ड वैल्यू आपकी इक्वल नहीं हो रही, c1 अपॉन c2. तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया. इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता आपको, ये गारंटी इस चैनल की. ठीक है, थर्ड अपनी कंडीशन कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइन का केस बहुत आसान होता है. आपका जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होने चाहिए. तो देखो या तो आपकी गिवन इक्वेशन, आप बोलोगे सर सेम इक्वेशन लिख दूं, मत करना ऐसा. सेम इक्वेशन लिख दी तो बनी नहीं.
इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको भी बता देता हूं। यहां आप सेम वैल्यू लिख लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका जो रेशियो होता है ना, आपका रेशियो 1/2 बन जाएगा, तीनों 1/2 1/2 1/2 बन जाए तो बात बराबर है। आपको क्या करना होता है, जो इक्वेशन आपकी दे रखी है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो विथ 2 3 4 5 6, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हर एक वैल्यू को, जैसे मैं नई इक्वेशन बनाता हूं मल्टीप्लाई विथ 3 से बनाता हूं, मल्टीप्लाई विथ 3 से बना देता हूं, ठीक है, ताकि मेरा जो रेशियो बनेगा 1/3 1/3 1/3 बन जाएगा। देखना, ये मेरी नई इक्वेशन जो बनेगी, न्यू इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई करके 6x, 3 3 9y, 8 3 24। जैसे आप रेशियो निकालोगे 2/6 1/3, 3/9 1/3, -8/-24 1/3, 1/3 1/3 1/3, तीनों इक्वल हो गए। तो एज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो लाइंस कौन सी हो गई है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन हो गई। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइंस का क्वेश्चन आ जाए, आपको सिंपली 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से जिससे मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर दो पहले वाली इक्वेशन को और नई इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी तक डाउट्स थे कई बच्चों के, आज के बाद नहीं रहेगा वो डाउट, ठीक है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अच्छे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and second equation is 3x plus 2y minus 12 equals to 0। देखो, वैसे मैंने आपको बोला था ये एलिमिनेशन मेथड से और आसान तरीके से हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए अगर मैं देखूं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2, मैंने चेक कर लिया, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है ना। अब देखो, पहली इक्वेशन है मेरे पास x minus y plus 1 equals to 0। दूसरी इक्वेशन अपने पास में है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसको लिखते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 लिख लेते हैं। हमेशा कांस्टेंट को उधर लिखो जब भी सॉल्यूशन सेट निकालते हो। 9th में भी आपको टीचर्स यही बोलते थे, ये इजी रहता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सॉल्यूशन सेट की। इंटरसेक्टिंग लाइंस है ही, दो सॉल्यूशन अपनी मर्जी के निकाल लो, तीसरा सॉल्यूशन मैं जो आपको बोल रहा हूँ ट्रिक के थ्रू, तब हमें वहां से निकल जाएगा। अभी के लिए मैं खुद बता दूंगा आपको कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। यहां से बात आती है, x को 0 रखा तो y हो गया 1 होगा, क्योंकि माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x हो गया -1। तीसरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको अभी के लिए, ठीक है। यहां पे हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा x और y। x की वैल्यू मैंने रख दी 0, x 0 रखते ही x 0 रखा, ठीक है, तो हो गया 6 12/2। y 0 रखा तो हो गया y 0 रखते कितना हो गया 4, ठीक है। अब बात आती है सर इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या निकालें। तो देखो, इसका कॉमन सॉल्यूशन जो अभी के लिए मैं बताऊं आपको, तो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 3 5x इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 2 पे चेक करते हैं एक बार, है ना। x की वैल्यू अगर 2 होगी, x की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, सॉरी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 - 3 इज -1। 2 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -1। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं, है ना, उसमें एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना, वो वीडियो ऐड कर लेंगे, डोंट वरी, लास्ट में ऐड करूंगा, लेकिन ऑलरेडी चैनल पे तो है, ठीक है। अब यहां बात आती है, फिर से देखना, ये कॉमन सॉल्यूशन इसका भी बन रहा है, देखना 2 और 3, देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 12, कॉमन सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब क्या है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। अब देखो, इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे, सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आ रही, एक वैल्यू आ रही है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन हमारी यहां से आगे यहां तक गई, बहुत है, ठीक है। चलो, ये वैल्यूज आ गई मेरी, -x -y 0
y एंड x। मैक्सिमम वैल्यूज मेरी 6 तक जा रही हैं और नेगेटिव में मेरी -1 तक जा रही है, तो ये लिख दिया मैंने -1 और ये लिख दिया मैंने -1। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो मेरे पास जगह बहुत है, लेकिन सोच समझ के यूज करना है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर निकालना है हमें। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोशिश वही करनी है ना। पहली क्वेश्चन में हम देखें सॉल्यूशन, तो x0 y1 पहला सॉल्यूशन ये रहा। दूसरा सॉल्यूशन है -1 कॉमा, देखो x0 y1। दूसरा सॉल्यूशन है मेरा -1,0, ये हो रहा है -1,0। ये सॉल्यूशन मेरा कौन सा था? ये सॉल्यूशन था मेरा 0,1। ये है मेरा -1,0। तीसरा सॉल्यूशन अपना आ रहा है दैट इज 2,3, तो 2,3 ये अप्रोक्सीमेट यहां पे, राइट। अब इसकी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, इसकी लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, इसकी लाइन ड्रॉ करूं तो अप्रोक्सीमेट सही जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रही है। अच्छा है ना, अच्छा है। अब देखो ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, इसका मैंने नाम दे दिया, ये मेरा पॉइंट है 2,3 वाला, राइट। ये है 2,3 वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम मैंने दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन, अब उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x0 y6, x0 y6 ग्रीन से कर लेते हैं, x0 y6, ठीक है, 0,6 4,0 और तीसरा पॉइंट मेरा यही है सेम 2,3, ठीक है। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, लाइन ड्रॉ करूं, ऑलमोस्ट ये भी ऑलमोस्ट सेम आ रही है, ठीक है। आप तो बोलोगे सर एग्जैक्ट ही आ रही है, ऑलमोस्ट तो क्या ही आ रही है ना। ऑलमोस्ट आ रही है, बट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कर दिया सर ड्रॉ द ग्राफ। आगे बोला गया डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उनसे, अब दो लाइन से कभी ट्रायंगल बनता है क्या? ये देखो दो लाइन, ट्रायंगल बना क्या? नहीं बना। और दो लाइन के साथ एक एक्सिस ऐड होगी, क्या ऐड होगी? एक्सिस। अब देखते हैं कौन सी एक्सिस ऐड करा रहा है। एंड दी एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस को ऐड करा रहा है? एक्स एक्सिस। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखो एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस, तो दो लाइंस और एक्स एक्सिस, ये वाला रीजन आ रहा है अपना। ये देखो ये तो हम इससे वाइट से शेड करते हैं। ये रीजन देखो, ये देखा, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से यूज करोगे आप? तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे, 1 2 और ये तीसरा, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखो एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इसके, ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड आर, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स? पहला कोऑर्डिनेट है -1,0, आप किसी एक को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट जो मेरा है दैट इज 4,0, ठीक है। -1,0, 2,3, 4,0, ये तीन कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है। बात समझ आई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड आर दीज। अब कई बार हमसे पूछ लिया जाता है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो मैं आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बता रहा हूं यहाँ पे, ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एडिशनल चीज, एडिशनल इसी क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये एडिशनल चीज बता रहा हूं मैं आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आपको हाइट कैसे निकालनी है और बेस कैसे निकालना है? बेस देखो ये ट्रायंगल मेरा बन रहा है, ये ट्रायंगल है मेरा जो शेड हो रहा है, बेस तो मेरा हो गया एक्स एक्सिस। अब आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस यूनिट कैसे काउंट करें? देखो जीरो के इधर कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स। जीरो से इधर 4 ब्लॉक्स हैं। जीरो के इधर कितने हैं?
-1। देखो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इधर की तरफ 1 ब्लॉक है, उधर की तरफ 4 ब्लॉक है, तो बेस मेरा कितना हो गया 5, तो हाफ इंटू 5। हाइट, हाइट मेरी कितनी है, हाइट मेरी ये है, ये है मेरी हाइट, ये है मेरी हाइट, ये मेरी हाइट है। और ये जो मेरी हाइट है, इस हाइट को अगर मैं देखूं तो जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वही मेरी हाइट है, इसका y कोऑर्डिनेट ही मेरी हाइट है, ठीक है। क्योंकि जहां से मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस वहां से मैं लाइन को नीचे ड्रॉप करता हूं, और जो मेरा कोऑर्डिनेट होता है जो इंटरसेक्शन का है उसका y कोऑर्डिनेट मेरा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी, यहां से यहां ये दोनों बराबर है। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हुआ, तो इसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू कितनी होगी 3। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी 15/2, मीन्स ये कितनी होगी 7.5 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। यूनिट जरूर लिखना एग्जाम में, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। लेकिन अब यहां पे यूनिट तो दे नहीं रखी, तो अपन क्या बोलेंगे यूनिट स्क्वायर। क्लियर है बात? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो जल्दी से इस चैनल को, मैथ नर्ड को, और ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।